आज हम जियोग्राफी का अपना जो रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे थे उसका लास्ट चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उस लास्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक बचा हुआ था आपका, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स इसको कहा क्या जाता है, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, सॉइल मृदा ऐसी मिट्टी होती है जो पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए उपजाऊ होती है, बहुत ही उपयोगी होती है, उसी को कहा जाता है मृदा। और यह हमारे लिए उपयोगी होती है, यह हमारे ज़रूरतों को पूरा करती है, इसलिए इसे रिसोर्स भी कहा जाता है, संसाधन भी कहा जाता है। तो अब इसके बारे में यह देखा जाए कि ये मृदा बनती कैसे है, या ऐसी मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी जो है कि किस तरह से बनती है। तो ऐसा कहा जाता है कि लाखों सालों के बाद जो है कि ये मिट्टी तैयार होती है। और इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो, या फिर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही हो, या जो है ग्लेशियर पिघल रहा हो, ये तो इन सब से जो है कि यह मृदा चलती है। हम लोगों तक ऐसी मिट्टी पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अब इस मिट्टी से क्या जो है कि फ़ायदे होते हैं, तो इस मिट्टी के ऊपर ही अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भर होते हैं सभी, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं, तो उसके ऊपर ही सभी जितने भी जीव जंतु हैं वह सब के सब निर्भर हैं। इसलिए इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं कि यह लिविंग सिस्टम तैयार करती है। लिविंग सिस्टम तैयार करने का मतलब कि इसी के ऊपर ही सभी जीव जंतु तैयार होते हैं। अच्छा, यह मिट्टी जो तैयार होती है ये दो तरह से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है लिविंग थिंग्स और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों मिट्टियों से मिल करके तब जा कर के यह मिट्टी सॉइल तैयार होती है, अर्थात मृदा तैयार होती है, और ये हमारे ज़रूरतों को उसके बाद पूरा करना शुरू कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टियाँ जो यह तैयार होती हैं तो पर्वतों से जो नदियाँ बहना शुरू करती हैं वह पत्थरों को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हुए आगे उसको बहा कर लेके चले जाती हैं। यह अपने अगल बगल जा कर के जब मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसी को कहा जाता है मृदा। यही उपजाऊ मिट्टी होती है। अब इसको जो है कि हम लोग देख लें कि कितने टाइप की मिट्टी होती है। अब इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग चेक करें कि मृदाओं का वर्गीकरण जो किया गया है किस आधार पर किया गया है, तो पता गया है कि इसके रंग में, इसकी मोटाई कैसी है, इसमें जो है कि किस प्रकार की खाद पाई जाती है, कौन सी फसलें उगाई जाती है, इस आधार पर इसको अलग अलग तो कर दिया गया। अब कौन कौन सी ये जो है कि मिट्टियाँ हैं, तो उसमें से पहला है एलुवियल सॉइल्स, जिसको कि जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। अब ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, किस एरिया में, तो उत्तरी भारत में, अपने उत्तरी भारत में नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। नॉर्थ इंडिया का मतलब हो गया कि किस तरह पाई जाती है ये, तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी हो गई, या उत्तराखंड की, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश की। तो इन सब जगहों एरिया में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है ये, तो ये पूर्वी क्षेत्र में भी पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र ईस्ट इंडिया में, तो ईस्ट की तरफ में जो पाई जाती है वहाँ पर भी यही मिट्टी है। अब इन जगहों पर कौन सी नदी है या किस सिस्टम के द्वारा वहाँ तक ये मिट्टियाँ पहुँचती, तो हमें पता है कि मृदाओं को ये लाखों वर्षों से जो तैयार होती है इसको लेके जाने वाली नदियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी उत्तरी भारत में कौन सी नदी है जो है कि इसको पहुँचाती है इस मिट्टी को, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इससे जो है कि ये मिट्टी पहुँचती है। और पूर्वी भारत में कौन सी जो है कि नदियों के द्वारा ये मिट्टी पहुँचती है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इस नदियों के द्वारा पूर्वी भारत में ये पहुँचती है। उसके बाद अब ये जो मिट्टी है इसमें क्या क्या मिला होता है, तो रेत है, सिल्क है, मिट्टी है। रेत, यह मिट्टी मिली हुई होती है। अब यह मिट्टी जब मिली होती है तो इसमें दो टाइप की मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल में कितनी तरह की मिट्टी होती है, दो। एक को कहा जाता है बांगर और एक को कहा जाता है खादर। बांगर मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ को, और खादर कहा जाता है नए जलोढ़ को। मतलब कि अगर ये नदियाँ मिट्टी लेके आई है एक बार में, तो वह एक परत तो जमती चली गई है, अब वह मिट्टी वहाँ पे पड़ी हुई है, उसके कुछ समय बाद दूसरी मिट्टी आ गई, तो ऊपर वाली जो नई मिट्टी आई है उस मिट्टी को क्या कहेंगे, खादर,
और जो पहले वाली मिट्टी थी उसके नीचे उसको कहेंगे बांगर। बांगर में मोटा कण होता है और जो खादर होता है उसमें महीन कण होता है, छोटे छोटे कण इसमें होते हैं। ये तो इसका अंतर हुआ। इन मिट्टियों में पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना युक्त पदार्थ इसमें पाए जाते हैं और इसके कारण ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? वह है चावल, गन्ना, गेहूँ एंड दलहन। ये सब फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इससे बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। इसके बाद आप दूसरी मिट्टी को पढ़ लें। अगली मिट्टी आपकी है कौन सी है? यहाँ पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि काली मिट्टी में सबसे अधिक फसल जो उगाई जाती है वह है कपास। कपास क्या, जिसमें से रुई निकाला जाता है, रुई का पौधा जो होता है, कपास सबसे अधिक इसमें होता है। अच्छा, इसका नाम काली मिट्टी क्यों पड़ गया? क्योंकि इसका रंग क्या होता है? काला होता है। अब इसमें यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस एरिया में पाई जाती है? तो आपके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये सब गुजरात की तरफ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे जगहों पर यह जो है कि मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें जल को अधिक ग्रहण करने की क्षमता होती है। इस मिट्टी में जल को अधिक ग्रहण करने की क्षमता होती है। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास है और फास्फोरस इसमें कम पाया जाता है। इतने चीज़ होते हैं। और इसमें जब जल की कमी हो जाती है इस मिट्टी में, तो मिट्टियों में, खेतों में दरार पड़ जाते हैं। ये हुई विशेषता किसकी? काली मिट्टी की। अब देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी। अब अगली जो है कि मिट्टी को इसमें देख लिया जाए कौन सी मिट्टी है? रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी ये किस एरिया में पाई जाती है? सबसे पहले तो ये देखें कि किस एरिया में यह मिट्टी पाई जाती है। तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर है और पश्चिमी घाट में, ऐसी जगहों पर यह लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इनकी रंग कैसा इनका होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है लाल रंग? लौह के कारण। इसमें जो है कि लोहा जैसे धातु के कण होते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। पीला रंग भी होता है। क्यों पीला रंग इसका होता है? क्योंकि इसमें जल की मात्रा होती है, इसलिए हाइड्रेट बना लेता है। यह जल की मात्रा के कारण इसमें जो है कि इसका रंग पीला हो जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जब तैयार होती है तो उसके टूटने से यह मिट्टी लाल और पीली मिट्टी बनती है। अगली मिट्टी 4th नंबर की है लेटराइट सॉइल्स, लेटराइट मिट्टी जिसको कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण जोन में, जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, और उपोष्ण जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है। तो ऐसे जगहों पर क्या होते हैं कि कभी बारिश बहुत अधिक होती है, कभी बारिश बहुत कम होती है। इन ऋतुओं के एक के बाद एक आने के बाद यह जो है कि मिट्टी तैयार होती है। कभी बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और ऐसा होने के कारण जो इसमें उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिस मात्रा जो उपजाऊ मिट्टी की होती है वह कम हो जाती है। मतलब बारिश ज़्यादा होने के कारण बह के निकल जाती है, इसलिए इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और यहाँ पे अच्छी फसल उगाई नहीं जाती है। और इस मिट्टी के कारण जो है, किस मिट्टी के कारण का कहवा काफ़ी उगाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में। अच्छा, यह मिट्टियाँ ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में यह मिट्टियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक, अगली मिट्टी आपकी है एरिड सॉइल्स, मरुस्थलीय मिट्टी। अब ये मिट्टी जो है कि इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग देख ले सबसे पहले कि लाल और भूरे रंग का यह होता है यह मिट्टी। और फिर ये ऐसे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर शुष्क एरिया होती है, अर्थात जो है कि बारिश बहुत कम होती है। और बारिश जब कम होती है तो ऐसी जगहों पर रेत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे लवण अर्थात साल्ट, सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। पानी की, इसमें रेत होने के कारण पानी की कमी होती है, जो कि वाष्पोत्सर्जन भी बहुत अधिक हो जाता है, या फिर जो है कि नीचे छन करके चला जाता है, तो इसलिए पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है, यहाँ पे साल्ट ज़्यादा पाया जाता है, तो इस एरिया में नमक बनाया जाता है। ऐसी जगहों पे सबसे ज़्यादा नमक बनाए जाते हैं। इस मिट्टी को देख लें, लास्ट मिट्टी इसमें कौन सी है? फॉरेस्ट सॉइल्स, वन मृदा इसको कहा जाता है।
और यह मिट्टी सबसे अधिक पहाड़ों पर पाई जाती है। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि पहाड़ों पर ह्यूमस की मात्रा वहाँ पे वन पाए जाते हैं, तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उपजाऊ ज़्यादा होती है। और इस मिट्टी में दोमट होते हैं, ऊपरी एरिया पर जैसे नीचे की तरफ चल रहे तो ऊपरी वाली मिट्टी जो होती है उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है, और नीचे की तरफ लगातार जो है कि ये बहती चली जाती है मिट्टियाँ ऐसी, तो यहाँ पे उपजाऊपन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर है आपका अगला टॉपिक कौन सा है कि सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, मृदा अपरदन एवं संरक्षण। तो सबसे पहले समझ लें कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा का मतलब मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह तो मृदा हो गई। अपरदन का मतलब मिट्टियों का बहना। अब बहने का तरीका होता है, चाहे मिट्टियाँ बह जाए या फिर उसका कटाव हो। जैसे बारिश होती है, बारिश होने लगती है, घर के पास देखिए जहाँ मिट्टी होती है, जब बारिश होती है तो वहाँ गंदा पानी बहने लगता है, अर्थात जो मिट्टियाँ होती वो कट करके घुल के बहने शुरू हो जाती है। इसी को कहा जाता है मृदा अपरदन। और यह मिट्टियाँ ऐसे नहीं, कटाव के कारण भी होती है, बहुत तेज़ पानी बहने लगता है। जैसे नदियों के किनारे आप कभी देखिए तो वहाँ किनारे की जो मिट्टी होती कट के गिर जाती, ये भी अपरदन हुआ। अब अगर आंधी तूफान तेज़ी से चल रहा, हवाएं तेज़ चल रही हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें धूल मिट्टी यह भी उड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, मृदा अपरदन। मिट्टियों का कटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो यह तो अपरदन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है कि संरक्षण क्या है, मिट्टियों को बचाना। संरक्षण क्या होता है, मिट्टियों को बचाना। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि किसे बोला जाता है, उत्खात भूमि जब ऊपर की मिट्टी बारिश के कारण कट के बह जाती है तो नीचे वाली जो मिट्टी की अब परत बची हुई है जिसमें कि उपजाऊ मिट्टी बहुत कम रह जाती है, उसे कहा जाता है उत्खात भूमि। चंबल की इसी तरह से, चंबल की जो नदी है उसमें भी मिट्टियाँ बह करके निकल गई, मिट्टी बह करके निकल गई। अब जब मिट्टी निकल गई, जो जगह बच गया है वहाँ पर उसको कहा जाता है खड्ड। चादर अपरदन किसे कहा जाता है, चादर अपरदन कि जब बारिश होती है तो उपजाऊ मिट्टियाँ जल में घुल करके ऊपर बहने शुरू करती है, जल के ऊपर घुल करके बहने शुरू कर देती है, अब उसे चादर अपरदन कहा जाता है। हवाओं के कारण जो मिट्टियाँ जो है कि उड़ना शुरू कर देती हैं, उपजाऊ मिट्टियाँ उड़ने लगती हैं, तो उसको पवन अपरदन कहते हैं। अब समोच्च जुताई क्या होती है, समोच्च जुताई तो ये उन जगहों पर होती है जहाँ ढलान होता है। ढलान का मतलब मान लेते हैं कि इस तरह से मिट्टी जो है कि इस तरह से ढलान है, ऐसे इस तरह। अब जुताई अगर इसका ऐसे ही कर देंगे, इसी तरह से अगर जुताई किया जाए तो पानी इधर से बह करके इस तरफ से निकलती चली जाएगी, पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर इसकी जुताई ही ऐसे किया जाए तो इसमें लाइनिंग उल्टी पड़ जाएगी। अब पानी आने के बाद इधर से आ रहा तो यहाँ रुक जाएगा, कुछ पानी इधर रुक जाएगा, अब बहाव कम हो जाएगा। ऐसे जुताई को, इस तरह से जब जुताई होती है तो उसको कहते हैं समोच्च जुताई। पट्टी कृषि होती है, कौन सी पट्टी कृषि होती है, इसको देखें। हम लोग जानते हैं कि अपने जो खेत होते हैं तो खेत के बीच में जो है कि इस तरह से मेड़ा बनाया जाता है। अगर इतना बड़ा इस तरह से खेत है तो जब इसमें गेहूं वगैरह की बुआई की जाती है तो जगह जगह इसको बांट दिया जाता है, छोटे छोटे भाग में ऐसे काट करके इस तरह से मेड़ा टाइप का बना करके मिट्टियाँ ऊंची कर दी जाती है, और फिर इधर से भी ऐसे ऊंचा कर दिया जाता है। अब क्या हो गया कि पानी का बहाव होगा, इसमें पानी आने के बाद चारों तरफ से पानी इसमें रुक जाता है, बहाव नहीं होने पाता है। तो जहाँ पे बहुत बड़े खेत होते हैं वहाँ पर तो इस तरह से बनाया जाता है मेड़ा, लेकिन इस पे घास उगा दिया जाता है। जब इन सब पे घास उगा दिया जाता है तो हमेशा के लिए ये मजबूत हो जाते हैं और पानी के बहाव के कारण यहाँ की मिट्टियाँ कट करके नहीं जा पाती हैं। अब ऐसी कृषि को कहा जाता है पट्टी कृषि। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखें संरक्षण। संरक्षण का मतलब इन्हीं उपजाऊ मिट्टियों का जो कटाव हो रहा था इसको कैसे बचाया जाए। तो घास लगा कर बचाया जाए, या पेड़ पौधों को लगा करके बचाया जाए, या जो जुताई हो रही थी कि इस तरह से कट करके जुताई किया जाए ताकि ढलान वाला जो हिस्सा है वह दूसरी तरफ से जो है कि मिट्टियाँ जो पानी था वह रुक जाए, तो इसको यहाँ पर संरक्षण हो रहा है। अर्थात अपरदन की घटना को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप जो है कि अपने जो फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप है आपका, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो उनके बीच में आप भेजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।